फेरेंजाइटिस। सो लैरिंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। सो फेरेंजाइटिस मीन्स क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, दिस इज़ द फेरेंजाइटिस। सो मैंने आपको आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पूरा ऑर्गन का पूरा आपको डायग्राम भेजा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ अफेक्टेड हो रहा है, तो आप उससे आप वो डिज़ीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जब भी मैंने आपको नोट्स भेजा है उसके साथ में आपको डायग्राम्स भी मेंशन करना है अपनी कॉपी के ऊपर। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेरेंजाइटिस। सो फेरेंजाइटिस इट मीन्स कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होना इज़ फेरेंजाइटिस, ठीक है। अब फेरेंजाइटिस भी आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक फेरेंजाइटिस भी होता है, ठीक है। सो अब व्हाट इज़ द एक्यूट एंड व्हाट इज़ द क्रॉनिक, ये मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि एक्यूट को हम रिकवर कर सकते हैं, क्योर हो सकता है, उसके लिए जो टाइम लिमिटिंग होती है वो कम होती है, ठीक है, थोड़े दिन में ही वो रिकवर हो जाता है। बट जो क्रॉनिक होता है उसके लिए काफ़ी आपको टाइम की नीड पड़ती है रिकवर होने के लिए, और मे बी सर्जरी भी इंडिकेशन होता है कि सर्जरी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक्यूट फेरेंजाइटिस इट इज़ अ सडन पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में मतलब सडन आपको पेनफुल इन्फ्लेमेशन अगर कॉज होता है, सो दिस इज़ द एक्यूट फेरेंजाइटिस। द बैक पोर्शन ऑफ द थ्रोट, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जो आपका थ्रोट का बैक पोर्शन होता है वहाँ पे ये चीज़ अराइज होती है। इंक्लूड, जहाँ पे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल्स, इतनी सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपके बैक ऑफ द थ्रोट में। बैक ऑफ द थ्रोट में क्या क्या आता है, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग आती है और सॉफ्ट पैलेट आता है एंड टॉन्सिल्स आता है। सो एक्यूट फेरेंजाइटिस मतलब क्या होता है, सडन पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर सडन एक पेनफुल इन्फ्लेमेशन कॉज होना इज एक्यूट फेरेंजाइटिस। कहाँ पे होना, बैक पोर्शन ऑफ द थ्रोट, थ्रोट का जो बैक पोर्शन होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। इसके लिए कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। पहला posterior third of the tongue, soft palate and tonsil. What are the causes? So बहुत सारे causes होते हैं इसके लिए। environmental exposure to viral agents, adenovirus, influenza virus, Epstein-Barr virus and herpes simplex virus. सो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारा इन्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं सीन कर सकते हैं। सो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स भी होते हैं। सो वायरल, इसमें बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी हम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की बात करें वायरल एजेंट की, ठीक है। सो एडेनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एपिस्टिन बार वायरस हो गया, हर्पेस सिम्प्लेक्स हो गया। ये तो आपका है कि अगर आप इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से अगर आपको फेरेंजाइटिस हो रहा है तो इन सारे वायरल एजेंट्स की वजह से आपको ये कॉज होता है। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले वाला था वायरल एजेंट्स मतलब वायरस, इधर क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया। 10% ऑफ अडल्ट विद फेरेंजाइटिस हैव ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। आपको पता ही है, तो एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कोकल इन्फेक्शन, तो ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही आते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो अडल्ट्स में 10% आपको जो फेरेंजाइटिस है वो उसको ग्रुप ए में डिनोट किया जाता है, रखा जाता है। और इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है वो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, विच इज़ कॉमनली रेफर टू एज ग्रुप ए, जिसको हम ग्रुप ए में रखते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये तो थे आपके वायरल एजेंट मतलब वायरस इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट, व्हेन गैस कॉज एक्यूट फेरेंजाइटिस द कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेप्टो थ्रोट, ठीक है।
सबको पता है गैस क्या होती है, ठीक है। जब भी आपको सडन एक पेनफुल ब्लॉटिंग टाइप पेन होता है, सो जब गैस कॉज होती है तो भी आपको एक्यूट फेरेंजाइटिस भी कॉज हो सकता है। अब वो स्ट्रेप्टो थ्रोट में होता है। नेक्स्ट अदर बैक्टीरियाज में आपका अगर हम अदर बैक्टीरिया से बात करें कि फेरेंजाइटिस कॉज करने की, तो वो बहुत सारे होते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, नाइजेरिया गोनोरिया, एच इन्फ्लुएंजा। देखो ये सारे आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है। अभी मैं बैक्टीरियाज पे फोकस नहीं करूँ क्योंकि आपका एमएसएन में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, तो मुझे उसको भी कवर करना है। तो अब स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ये तो आपने पढ़े थे सारे माइक्रोबायोलॉजी में, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। बैक्टीरिया आपको पढ़ना है इन डिटेल, तो आप नेट से रेफ़र करो या फिर हिंदी अपना प्रीवियस जो भी नोट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, आप उससे रेफ़र करिए। बट मैं भी डिस्कस कर रही हूँ कि किस किस बैक्टीरिया की हेल्प से आपका फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है, एक्यूट फेरेंजाइटिस। सो उसके लिए आपका वायरल एजेंट तो था ही, बैक्टीरियल एजेंट भी थे, और आपका अदर गैस की वजह से भी कॉज हो रहा था। और अदर जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो माइकोप्लाज्मा है, नाइजेरिया गोनोरिया है, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। सो इसकी वजह से भी आपको एक्यूट फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है। पुअरली वेंटिलेटेड रूम, जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, या फिर मतलब वेंटिलेशन का कोई वे ही ना है, या फिर वेंटिलेशन वहाँ पे बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी आपको एक्यूट फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ वायरल फेरेंजाइटिस पीक्स ड्यूरिंग विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग्स, ठीक है। सो वायरल फेरेंजाइटिस मतलब देखो जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड होता है, इसे वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सो उसने छींका, उसके ड्रॉपलेट्स उनके पे गिरे, ये मतलब पूरे एयर, मतलब आपके एयर के कांटेक्ट में आए, उनसे आपको हो गया, ठीक है। तो वायरल फेरेंजाइटिस क्या है कि आपको जैसे कि मोस्टली इसका जो पीक टाइम होता है वो विंटर एंड स्प्रिंग में होता है, ठीक है। तो इसका जो पीक टाइम है वो विंटर में, जैसे आपका जाड़ा स्टार्ट होता है वो तब स्टार्ट होता है। वायरल फेरेंजाइटिस स्प्रेड्स ईजिली इन दी ड्रॉपलेट्स, और जो आपका वायरल फेरेंजाइटिस होता है वो किसके थ्रू होता है, बाई ड्रॉपलेट ऑफ कफ एंड स्नीजिंग। स्नीज करते हैं, छींकते हैं, कफिंग करते हैं, खांसते हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज अनक्लीन हैंड्स दैट हैव बीन एक्सपोज टू दी कंटामिनेटेड फ्लूइड्स, मतलब आपके हैंड जो है किसी भी फ्लूइड्स, कंटामिनेटेड फ्लूइड से टच हुए हैं और आपके वो क्लीन नहीं हैं, सो उसकी वजह से भी आपको हो जाता है। अब उसकी हाथ में है तो आप कैसे, फॉर एग्जांपल आप प्रॉपरली आपके हाथ जो है मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कॉज वही होता है, क्योंकि आप हाथ से टच करते हैं, कुछ भी करते हैं, नोज़ टच किया इधर, टच किया उधर, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो व्हाट आर दी क्लिनिकल फीचर्स, इट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला अगर आप एक्यूट फेरेंजाइटिस है तो आपको पेन होगा, बॉडी एंड स्वेलिंग, ठीक है। ड्राई कफ, आपको जो कफ आएगा वो एकदम ड्राई होगा, सूखा। फीवर, वैसोडाइलेशंस, आपकी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट एडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर पिलर्स, जो आपके टॉन्सिलर पिलर्स हैं वहाँ पे रेडनेस भी होगी और स्वेलिंग भी होगी, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्रीमी एक्सुकेट में बी प्रेजेंट इन दी टॉन्सिलर पिलर्स, और टॉन्सिलर पिलर के पास में आपको क्रीमी एक्सुडेट्स, मतलब वहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ, ठीक है। सो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, और जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो भी इनलार्ज हो सकते हैं, वो भी मतलब एक साइन एंड सिम्टम्स है कि अगर आपको एक्यूट फेरेंजाइटिस है तो उससे आपके लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो जाएंगे। अभी कैसे इसको डायग्नोज करेंगे, सो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, पहले उनका पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये बार बार मैंने हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है इन डिटेल क्लास में डिस्कस किया है, फिजिकल एग्जामिनेशन को भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जब फॉर एग्जांपल उनके स्प्यूटम का ले लिया या फिर मतलब कुछ भी कल्चर के लिए लैब में भेज दिया डिटेक्ट करने के लिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीक्लिन
100 mg ट्वाइस डेली 5 to 7 days। 5 से 7 दिन के लिए दिन में 2 बार हम डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg देंगे। वंस डेली एजिथ्रोमाइसिन में बी गिवन। दिन में एक बार हम एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ओनली 3 days ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ, क्योंकि पता है आपको एजिथ्रोमाइसिन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया है उससे किल हो जाते हैं, इसीलिए इनको 3 दिन तक की आपको दिन में एक बार एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। 5 or 10 days कोर्स ऑफ सिफ्लास्पोरिन में बी प्रिस्क्राइब्ड। 5 से 10 दिन के लिए कोर्स परफॉर्म कर सकते हैं सिफ्लास्पोरिन। 5 days एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्सीमाइन एंड सिफोजिमाइन हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियोलॉजिक क्योर्स, ठीक है। सो इसको भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, एज अ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस कोर्स को भी हम चला सकते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इबोफ्रिन दे सकते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट गागल करने के लिए, गरारा करने के लिए भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्ट ब्लैंड एंड वार्म डाइट, और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे सॉफ्ट डाइट, ब्लैंड डाइट और वार्म डाइट। न्यूट्रिशनल थेरेपी में और लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, पेशेंट को ऐसी डाइट देंगे ताकि वो उसको इरिटेट ना करे उसके थ्रोट पे। लिक्विड लाइक डाइट दे सकते हैं। कूल बेवरेजेस, ठंडे पीने लायक सब्सटेंस दे सकते हैं। वार्म लिक्विड लाइक मतलब वार्म हम कुछ भी वार्म लिक्विड दे सकते हैं। एंड फ्लेवर्ड फ्रोज़न डिज़र्ट्स, कुछ भी स्वीट्स वगैरह दे सकते हैं, सच एज पॉप्सिकल्स एंड ऑफन सूदनिंग, ठीक है। कुछ भी मतलब सॉफ्ट चीज़ हम उनको दे सकते हैं डिज़र्ट में, स्वीट्स में। नेक्स्ट वन इज़ ओकेजनली द थ्रोट इज़ सो सोर दैट लिक्विड्स कैन नॉट बी टेकन इन एडिक्वेटली अमाउंट बाय माउथ। और अगर उनकी माउथ में सॉफ्ट एक्सुडेट्स अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी लिक्विड टाइप सब्सटेंस नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम सिप्स में भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं, ताकि उनको इरिटेशन अराइज ना हो। इन सीवियर सिचुएशन, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन सीवियर है तो उसके लिए IV भी हम कोई भी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, DNS, RLS, RN, DNS, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदरवाइज द पेशेंट इज़ इनकरेज टू ड्रिंक एज मच फ्लूइड एज पॉसिबल। और पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल है आप फ्लूइड को ज़्यादा लें, एज़ पर दी 2 to 3 लीटर पर डे, 2 से 3 लीटर पर डे उनको फ्लूइड लेने के लिए हम मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे। अभी ये तो था पूरा आपका एक्यूट फेरेंजाइटिस का। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। सो आपको पता है कि एक्यूट और क्रॉनिक में कितना डिफरेंस है। तो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो अगर वो बार बार हो रहा है फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन, तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम अराइज कर देता है, कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल वाइट एलोंगनेटेड कर्नेटाइज्ड एपिथेलियल आउटग्रोथ प्रोजेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के पास में आउटग्रोथ जो भी आउटग्रोथ एपिथेलियल जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनका अगर ग्रोथ होने लगा है। बेस ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, कहाँ पे? टंग एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के पास में जो भी एपिथेलियल वाइट एलोंगेटेड जो भी एपिथेलियल का ग्रोथ होने लगा है बाहर की तरफ से, तो उनको क्या है, ये प्रॉब्लम क्रॉनिक में अराइज आती है। इट इज़ कॉमन इन अडल्ट, ये अडल्ट में बहुत ही कॉमन है। हु वर्क इन डस्टी सराउंडिंग्स, कहाँ पे जो भी मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट में काम करते हैं, उसके सराउंडिंग में जो भी काम करते हैं, जहाँ पे वॉइस टू एक्सेस सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक कफ,
ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और डस्ट से आपको फेस भी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको क्रॉनिक कफ से आप सफ़र कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो सकता है। हैबिचुअली यूज़ अल्कोहल एंड टबैको, जो भी अल्कोहल एंड टबैको का यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी आपको क्रॉनिक फेरेंजाइटिस अराइज हो सकता है। अभी इसके बहुत सारे टाइप भी हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। हाइपरट्रॉफिक, मैंने आपको सारे टर्म्स बताए हैं, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक, एट्रॉफिक एंड क्रॉनिक ग्रैनुलर। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, ऑनको में भी पढ़ा होगा, आपको अनामिका में पढ़ाया होगा, तो मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूँगी कि व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफिक, एट्रॉफिक। सो हाइपरट्रॉफिक मतलब जनरल थिकनिंग एंड कंजेशन ऑफ फेरेंजियल म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है। एट्रोपिक, प्रोबेबली लेट स्टेज ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज थिन, वाइटिस, ग्लिस्टनिंग एंड टाइप रिंकल्ड, वहाँ पे रिंकल्ड वाइटिश हो जाता है और जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है एट्रोपिक में। नेक्स्ट क्रॉनिक ग्रैनुलर, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आपको पता ही होगा, कैरेक्टराइज्ड बाई न्यूमरस सोलोन लिम्फ फॉलिकल्स ऑन द फेरेंजियल वॉल। क्रॉनिक ग्रैन्यूल्स में क्या होता है कि जो आपका जो आपके लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं फेरेंजियल वॉल के, उसमें सोलो मतलब उसमें स्वेलिंग अराइज हो जाती है। सो दिस इज़ द क्रॉनिक ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? इट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कंस्टेंट सेंस ऑफ इरिटेशन और फुलनेस इन दी थ्रोट में उनको भारी सा फील होगा, इरिटेशन फील होगी। म्यूकस दैट कलेक्ट्स इन दी थ्रोट एंड कैन बी एक्सपेल्ड बाय कफिंग, उनके थ्रोट में पूरा म्यूकस कलेक्शन है और वो उसको स्प्यूटम के थ्रू, कफिंग के थ्रू एक्सपेल कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी सॉल्विंग, और उनको सॉल्व, जब आपको कभी बहुत सीवियर कोल्ड हुआ हो तो जो उस टाइम पे आप फील करते हैं वही आपको ये क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होता है। बट वो क्या है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, बट आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड होता है तो जब आपको कफ पूरा ब्लॉक हो जाता है, आपको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी अराइज होती है, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है। अ सोर थ्रोट वर्सन एंड सॉलोइंग इन दी एब्सेंस इन फेरेंजाइटिस सजेस्टिंग पॉसिबली थायरॉइडाइटिस, उनको बहुत ज़्यादा अगर वो हो गया तो इन केस उनको सोर थ्रोट भी अराइज हो सकता है। एंड सोलोन इन द एब्सेंस ऑफ फेरेंजाइटिस में उनका सोलोन मतलब स्वेलिंग वगैरह अराइज होगी। एंड पॉसिबली ऑफ थायरॉइडाइटिस, और उनको थायरॉइड भी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायरॉइड, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? रिलीविंग सिम्टम्स, अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इरिटेंट एंड, अभी आपको मैंने डिस्क्राइब किया, जो सीवियर डस्ट फील्ड में रहते हैं उनको वहाँ से हटना है, उसको अवॉइड करना है। एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी अवॉइड करना है, करेक्ट करना है अगर है किसी के। नेज़ल कंजेशन रिलीविंग बाय शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ, जो स्प्रे आते हैं लोग नोज़ में डालते हैं जिससे कि उनका जो भी म्यूकस लेयर होती है उससे उनको रिलैक्स फील होता है, अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एलर्जी, वन ऑफ द एंटीहिस्टामिन डिकंजेस्टेंट, अगर किसी को एलर्जी कंडीशन है तो एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, सच एज सुडाफिट्स और ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोफ्री नेफ्राइम, इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ओरली 4 to 6 आवर के लिए। एस्प्रिन दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फॉर अडल्ट विद क्रॉनिक फेरेंजाइटिस टॉन्सिलेक्टमी इज़ एन इफ़ेक्टिव ऑप्शन, और अगर किसी अडल्ट को है तो उसके लिए अगर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर में हो गया है तो टॉन्सिलेक्टमी प्रोसीजर को हम परफॉर्म करेंगे, ये भी एक इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। सो थैंक यू क्लास।